मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसमें हमने पिछली क्लास में ACE इनहिबिटर्स पढ़े थे। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको शॉर्ट में ARB भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। पिछली क्लास में जो हमने ACE इनहिबिटर्स पढ़े थे, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा था। इसी की वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड का जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था और उसका जो वर्क है वो कैरी आउट नहीं हो पा रहा था, और उसी की वजह से क्या हो रहा था बच्चे, BP कम हो रहा था। ठीक है। अब जो ARB है वो एंजियोटेंसिन सेकंड का ही एक रिसेप्टर होता है। ठीक है। तो जब हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो जो उसका वर्क है किसका, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर का, वो कैरी आउट नहीं हो पाएगा, और उसी की वजह से क्या होगा बच्चे, BP कम होगा। तो पहले बात करते हैं कि इसका वर्क क्या क्या होता है। ठीक है। जो AR है, मतलब कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है, इसका वर्क होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन का। क्या होता है बच्चे, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का इसका काम होता है। और जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो उसका ऑपोजिट वर्क होगा, मतलब कि सोडियम और वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह क्या होगा बच्चे, वैसो डायलेशन होगा, और उसी की वजह से BP कम हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ACE इनहिबिटर्स के बारे में, कि ये ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ड्राई कफ होता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑलरेडी ड्राई कफ है, तो उसमें हम ACE इनहिबिटर्स ना देके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर यानी कि ARB दे सकते हैं। ठीक है, ताकि उसको फर्दर ड्राई कफ की प्रॉब्लम ना आए। समझ में आया यहाँ तक। अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो ड्रग्स में आता है लोजार्टन, टेलमिसार्टन, वालसार्टन, कैंडीसार्टन और ओल्मिसार्टन। इसमें अगर आप गौर करोगे तो सब में जो लास्ट वर्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं सार्टन्स। ठीक है। तो जो भी सार्टन्स होंगे वो किस में आएंगे बच्चे, ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर मैं सबसे कम डोज की बात करूं तो सबसे कम डोज है इस ड्रग की, जिसका नाम है कैंडीसार्टन। बचपन में जो बच्चे होते हैं वो क्या खाते हैं बेटा, कैंडी। तो जो सबसे कम डोज है यानी कि जो बचपन वाला डोज है 8 mg, वो आएगा कैंडीसार्टन ड्रग में। समझ में आया। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करूं तो एडवर्स इफेक्ट सारे के सारे वही रिपीट होंगे जो कि ACE में थे, ACE इनहिबिटर्स में थे, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, एंजियोएडिमा, फिटोपैथी। ठीक है। तो इसी वजह से ये ड्रग भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या रहेगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। ठीक है। एजोटीमिया जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये जो ड्रग है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। मतलब कि एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो सेम है ACE इनहिबिटर्स के, लेकिन इसमें एक फायदा अपने को ये मिला कि साहब आपको अगर ड्राई कफ ऑलरेडी है, प्री एक्सिस्टिंग ड्राई कफ है, तो उसमें भी आप ये वाली ड्रग दे सकते हो। समझ में आया। यूजेस की मैं बात करूं तो जैसे कि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो सीधी सी बात है कि आप इसको हाइपरटेंशन में भी दे सकते हो। ठीक है। अब जब हाइपरटेंशन नहीं होगा पेशेंट में, तो उसके जितनी भी कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, उसकी अगर कोई भी रिस्क है तो उसमें भी आप दे सकते हो। जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या यूज आएगा इसका, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में इसका यूज आएगा कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाएगी, और जो हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि क्या है कि GFR डिस्टर्ब हो चुका है। GFR जब भी डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, और जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन होना चाहिए उसकी जगह होगा हाइपर फिल्ट्रेशन। क्या होगा बच्चे, हाइपर फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो फिल्टर होगा वो ज्यादा होगा, और जब फिल्टर ज्यादा होगा तो वैसे तो फिल्ट्रेशन के दौरान अननेसेसरी चीजें एक्सक्रीट आउट होनी चाहिए यूरिन के थ्रू, लेकिन जब हाइपर फिल्ट्रेशन होगा तो जो नेसेसरी चीज है बॉडी के लिए वो भी एग्जिट आउट हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन। तो प्रोटीन जब यूरिन के थ्रू निकलेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया। तो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन में भी इसको हम
दे सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट जो ड्रग आती है ARB के बाद में वो आएगी बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी आएगी बच्चे? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स में मैंने वापस दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट वन है वो है नॉन सेलेक्टिव और जो सेकंड वन है वो है बीटा 1 सेलेक्टिव। मतलब कि क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स दो होते हैं, एक तो होता है बीटा 1 और एक होता है बीटा 2। उन दोनों के अलग अलग एक्शंस होते हैं, ठीक है। वो ड्रग जो बीटा 1 और बीटा 2 किसी पे भी वर्क कर सकती है वो तो होगी नॉन सेलेक्टिव, जो कि है प्रोपेनोलोल। इसका डोज है 40 to 60 mg। और वो ड्रग जो सेलेक्टिवली मतलब कि स्पेशली ओनली बीटा 1 पे ही वर्क करेगी वो आएगी एटिनोलोल, जिसका डोज है 25 to 100 mg, ठीक है। अगर अपन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल सा है कि साहब ये कार्डियक एक्टिविटी जो है उसको भी कम करेगी। जब कार्डियक एक्टिविटी को ये कम कर देगी, देखो फर्स्ट लाइन देखो इसकी, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, मतलब ये क्या करेगा, कार्डियक एक्टिविटी को कम कर देगा। जब ये कार्डियक एक्टिविटी को कम कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि भाई हार्ट जब कम आराम से पंप कर रहा है, ठीक है, हार्ट जब कम और आराम से पंप कर रहा है तो कार्डियक आउटपुट जो होगी वो क्या होगी बच्चे, कम होगी, ठीक है। कार्डियक आउटपुट जब कम होगी तो वेसल्स के अंदर कम ब्लड जाएगा और जो बीपी होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल सा था, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज बीपी। पहला वाला हमने पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स। अब जो नेक्स्ट क्लास आती है वो आती है अल्फा ब्लॉकर्स की, ठीक है। तो अल्फा का मैं काम बताता हूं। अल्फा क्या काम करता है? अल्फा काम करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। अल्फा काम करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। अब मैंने यहाँ पे नाम बोला अल्फा ब्लॉकर, मतलब कि ये अल्फा को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, मतलब कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होने देगा। तो क्या होगा, उसकी जगह होगा वैसो डायलेशन। तो ब्लड जो है वो आराम से ट्रेवल कर पाएगा, आराम से सफर कर पाएगा और जो वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ना चाहिए ब्लड का वो कम पड़ेगा और उसी की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अल्फा ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स आती है वो आएगी प्राजोसिन, जिसको अपन स्टार्ट करेंगे 0.5 to 1 mg डोज से और लेटर ऑन उसकी डोज बढ़ाते बढ़ाते आप 2.5 to 5 mg भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग अपने को 0.5 mg मतलब कि कम डोज से करनी है। अब जो नेक्स्ट क्लास आती है, पिछला जो हमने बात करी थी वो करी थी बीटा ब्लॉकर्स की, उसके बाद में अल्फा ब्लॉकर्स की बात की है। अब जो है वो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, मतलब कि ऐसे एजेंट्स जिसमें अल्फा की कैटेगरीज भी होगी प्लस बीटा की कैटेगरीज भी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है बच्चे वो आएगी लाबिटालोल। कौन सी आएगी? लाबिटालोल। तो इसका जो इनिशियली डोज रहेगा वो रहेगा 50 mg बीडी, मतलब कि दिन में 2 बार इनिशियली, मतलब कि अपन ने कम डोज से स्टार्ट करी है और रखा भी उसको बीडी है। लेकिन जैसे जैसे इसकी नीड बढ़ती जाएगी तो लेटर ऑन आप इसको 100 to 200 mg भी कर सकते हैं। और जैसे पहले बीडी में दे रहे थे इसको, तो रिक्वायरमेंट है तो उसको आप टीडीएस भी कर सकते हो, मतलब कि दिन में 3 बार। इसका मैकेनिज्म एक्शन सिंपल सा रहेगा। इसने बोला अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या करेंगे बच्चे? वैसोडाइलेशन करेगा। और बीटा ब्लॉकर्स इसने नहीं बोला है सेलेक्टिवली और नॉन सेलेक्टिवली, उसका भी मेन रोल आ जाएगा वैसोडाइलेशन पे। तो मेनली इसका ऑलराउंडर रोल क्या आ रहा है? वैसोडाइलेशन करेगा और डिक्रीज कर देगा बीपी को। इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आएंगे ना अभी तक के, वो सारे सिंपल है। या तो वैसोडाइलेशन कर रहा है या सोडियम वाटर रिटेंशन को कम कर रहा है ना, मेनली यही चल रहा है। आपको मेन याद करना है इसकी ड्रग्स एंड डोजेस, ठीक है। क्या याद करनी है? ड्रग्स एंड डोजेस अच्छे से याद करना, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि अल्फा ब्लॉकर्स क्या था, बीटा ब्लॉकर्स क्या था, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स क्या था, ठीक है। कौन सी ड्रग्स अपन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं, ठीक। कौन सी ड्राई कफ करेगी ब्रेडिकाइनिन को लेके, कौन सी नहीं करेगी। तो जब आप ये सब पढ़ रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को आपके माइंड में क्लियर करते जाइए, ताकि कंसेप्ट जो है वो अच्छे बने और फाइनल एग्जाम्स में मेहनत रंग लाए, ठीक। 6th जो कैटेगरी आती है वो आती है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स अलग अलग कैटेगरी की होती है, हाई डायूरेटिक्स, मीडियम डायूरेटिक्स और फिर फर्दर ऑन। तो हम जो यहाँ पे बात करेंगे
हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे हाई डायूरेटिक्स और मीडियम डायूरेटिक्स की। तो हाई डायूरेटिक्स की अगर मैं बात करूं, हाई डायूरेटिक्स की मैं बात करूं तो उसमें आएगा फ्यूरोसेमाइड। क्या आएगा बच्चे? फ्यूरोसेमाइड। इसका काम क्या होगा कि इंक्रीज कर देगा यूरिन आउटपुट को। हाई डायूरेटिक में बोला मैंने कि फ्यूरोसेमाइड आएगी ड्रग और ये कर देगा यूरिन आउटपुट को इंक्रीज। जब भी यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी तो यूरिन बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगा और उसी की वजह से बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसी की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। इसमें जो स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ये है कि साहब ये इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड क्या है? हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इज ऑल्सो डायूरेटिक, बस जैसे ये फास्ट एक्टिंग था वैसे वो मीडियम एक्टिंग है। ठीक है, ये फास्ट एक्टिंग तो था, कौन सा वाला? फ्यूरोसेमाइड फास्ट एक्टिंग तो था, यूरिन आउटपुट भी करता था, उसी की वजह से बीपी कंट्रोल में आ रहा था, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। तो मतलब कि ज्यादा देर तक वो बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड की बात करूं तो इसका अपन एक्शन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, अब मैंने इसमें ये बोला कि साहब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो क्या है? शॉर्ट है, लेकिन ये जो ड्रग है ये डायूरेटिक है, जल्दी से ये यूरिन आउटपुट कर देगा और उसी की वजह से बीपी कंट्रोल होगा। तो जब भी इमरजेंसी कंडीशन होगी, भाई हाइपरटेंशन हो रखा है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ रखा है और उसको कंट्रोल में लाना है, तो अपन देंगे हाई डायूरेटिक। तो इसी वजह से इसको हम यूज करते हैं बच्चे इमरजेंसी हाइपरटेंशन की कंडीशन में। तो जब भी आपसे पूछा जाए इमरजेंसी हाइपरटेंशन की कंडीशन में कौन सा ड्रग आप यूज कर सकते हैं, तो वो अभी आप याद रखिए, इमरजेंसी हाइपरटेंशन में फ्यूरोसेमाइड जो कि हाई डायूरेटिक है वो यूज में लेंगे। बाद में मैं आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन करके ये भी बताऊंगा कि कैसे आप 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कैसे आप 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसके बेसिक आइडिया के लिए ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो है मीडियम डायूरेटिक। पिछला हमने पढ़ा था हाई डायूरेटिक, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो है मीडियम डायूरेटिक, जिसका नाम आएगा एससीटी, मतलब कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। इसका जो डोज होता है वो स्टार्ट होता है 12.5 mg से और लास्ट में जाएगा 100 mg की टैबलेट आती है, इसको आप ओरल लेंगे। इसका जो ऑनसेट है, मतलब कि जो एक्शन आएगा वो थोड़ा स्लो आएगा। ठीक है, इसका जो एक्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चे? स्लो आएगा, लेकिन जो ड्यूरेशन रहेगा, जो काम करने का ड्यूरेशन इसका रहेगा वो ज्यादा रहेगा। इसकी वजह से इसका सस्टेन्ड एक्शन आता है और इसको इफेक्टिव बताया गया है हाई डायूरेटिक के कंपैरिजन में। समझ में आया? सेम एक्शन है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीज बीपी, लेकिन जो हाई डायूरेटिक थी वो जो अलग अलग चैनल्स होते हैं ना, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, फिर वहां से एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है, तो उसकी वजह से इसका वो थोड़ा बेटर है। इसी वजह से इसका जो एक्शन है वो थोड़ा सस्टेन्ड है। समझ में आया? लॉन्ग एक्टिंग वर्क करेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्क करेगी। लास्ट मतलब कि आज की क्लास की जो लास्ट ड्रग है वो है क्लोनिडिन। क्लोनिडिन 100 म्यू ग्राम। ठीक है, क्लोनिडिन का डोज क्या है? 100। ये दिन में एक ही दी जाती है ओडी के अंदर। दूसरी जो ड्रग है वो, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आप, मिथाइल डोपा। ठीक है, इसको प्रो ड्रग बोला जाता है। प्रो ड्रग क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभी जो ये ड्रग प्रेजेंट है ये मिथाइल डोपा के फॉर्म में है। ठीक है, ऐसी कोई भी ड्रग जो बॉडी के अंदर जाके अपना एक एक्टिव फॉर्म में आ जाए मिथाइल डोपा से, जैसे कि ये ड्रग मिथाइल डोपा से अल्फा मिथाइल नॉर एडेनिलीन बन जाएगी, तो ऐसी ड्रग को, मतलब कि जो नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्रो ड्रग्स। क्या बोलते हैं?
प्रोड्रग्स, सीधा टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाके ये एक्शन लेती है। तब तक ये एक्टिवेट नहीं रहती है, जैसे ही वहां पहुंचेगी एक्टिवेट हो जाएगी। मिथाइल डोपा डायरेक्ट कन्वर्टेड टू द एक्टिवेटेड फॉर्म दैट इज अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ प्रोड्रग। समझ में आया? तो जो मैंने आपको दोनों ड्रग बताई है, दोनों की दोनों ड्रग अल्फा 2A एगोनिस्ट है। कौन सी एगोनिस्ट है? अल्फा 2A एगोनिस्ट है। मतलब कि स्पेसिफिकली ये अल्फा जो कैटेगरी है उसके अंदर भी 2A के कैसे बताऊं, सिमिलर वर्क करेगी। एक तो होता है एगोनिस्ट, देखो जैसा मैंने फर्स्ट लाइन में आप जब देखेंगे तो ये लिखा हुआ है एगोनिस्ट, और एक होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब कि सिमिलर वर्क करेगा और एंटागोनिस्ट मतलब कि उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। तो ये जो दोनों ड्रग है वो अल्फा 2 में स्पेसिफिकली 2A कैटेगरीज के सिमिलर वर्क करेगी। कहाँ एक्ट करेगी? ब्रेन में मेडुला के ऊपर, और डिक्रीज कर देगी सिंपैथेटिक आउटफ्लो को। जब भी सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होता है बच्चे, तो उस कंडीशन में बीपी कम हो जाता है। क्या होता है? बीपी कम हो जाता है। तो इसके अंदर सिंपल सा है कि स्पेसिफिकली अल्फा 2A एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगी, ब्रेन के अंदर जाएगी, मेडुला के ऊपर वर्क करेगी। ठीक है, तो ये एक्टिव कहाँ पे हुई? ब्रेन में मेडुला के ऊपर। फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ये कम कर देगी और उसी की वजह से बीपी जो है वो कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मिथाइल डोपा की, तो मिथाइल डोपा की इंपॉर्टेंट बात ये है साहब कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है और हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में मेनली यूज ली जाती है। क्या बोला मैंने? वापस बोलता हूं, मिथाइल डोपा की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। समझ में आया? एडवर्स इफेक्ट वही आपके फेवरेट जो चलते रहते हैं, सिडेशन एंड लिथार्जी। सिडेशन एंड लिथार्जी क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के ऊपर मेडुला के ऊपर एक्ट की है, तो सिडेशन एंड लिथार्जी होना संभाविक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से नोट्स लिखना, सारी क्लास को रिवाइज करते रहना, ड्रग्स में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर उसके एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैसोडायलेटर्स, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज आएगी कि आर्टियोडायलेटर्स भी होते हैं, वैसोडायलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मेन ड्रग आएगी वो आएगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और फिर हम इस ड्रग्स को कैसे हाइपरटेंशन के ऊपर, किस किस टाइप्स के ऊपर कैसे क्लासिफाई करके यूज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू सो मच।